आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक BA पार्ट थर्ड ईयर का है और सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में आपको टिप्पणी आती हैं और टिप्पणी अलग अलग है। टिप्पणी में आपको एक हिंदी भाषा का उद्भव विकास है, उस पर भी आनी है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति है, उसके ऊपर भी आनी है। हिंदी भाषा की समस्या और समाधान क्या है, उसके ऊपर भी आपको पढ़ना है। और हिंदी भाषा जो है वो किस देवनागरी जो अपनी भाषा है, लिपि है, लिपि देवनागरी से उसका विकास हुआ है, तो उसके ऊपर भी आपको टिप्पणी आनी है। तो हिंदी भाषा के उद्भव विकास पर मैं टिप्पणी आपको बना ली है, मैं आपको डाल रहा हूँ, एक बार देख लेना। और जो BA पार्ट थर्ड ईयर का पेपर हुआ है उसमें हिंदी भाषा के उद्भव विकास पर टिप्पणी आ चुकी है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना, रिपीट हो सकती है आपको वो। तो देखिए, आज मैं थोड़ा सा संक्षिप्त, ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त रूप आपको जो हिंदी भाषा है उसकी संवैधानिक स्थिति को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना स्थिति को। देखिए कि हमारी जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो भी हर चीज़ होती है वो संविधान में वर्णित उल्लेख किया गया है, उसी के अनुसार हमारे भारत देश का सिस्टम है जो चलता है। तो हमारी जो हिंदी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है, इसका संवैधानिक स्थिति में भी इसका वर्णन किया गया है और क्या क्या उसके अंतर्गत रखा गया है उसके ऊपर। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया है, क्योंकि फिर मैं प्रत्येक चीज़ को लिखता वीडियो लंबी हो जाती। सिर्फ मैं आपको जल्दी से जल्दी समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि देखिए, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति है। अरे, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति का मतलब क्या है कि जो संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में इसका वर्णन किया गया है कि हिंदी क्या होगी, हिंदी हमारी राजभाषा होगी। उसी के साथ जिसमें 343 के खंड 1 में अनुसार, एक में क्या वर्णन किया है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। समझ रहे हो आप? और उसी के साथ दूसरे जो खंड है, खंड 2 में क्या लिखा है कि खंड 2 में लिखा है कि जो हिंदी प्रयोग की गई है आपको, वो 15 वर्षों तक चलेगी। इसका मतलब 1950 से लेके 1965 तक 15 साल का अनुबंध किया। क्यों किया वो इसलिए किया कि हिंदी जो है उसको अभी पूर्ण रूपेण अपने पैरों पर खड़ा हुआ नहीं माना, इसलिए अंग्रेजी भाषा को उसके साथ में लगा दिया और देवनागरी लिपि के साथ 15 साल तक उसके साथ उसका अनुबंध कर दिया और वो 1965 तक चलती रही। 1965 जब आया, फिर सभा हुई, तो सभा में फिर जो अंग्रेजी के पीछे दौड़ने वाले हैं, हिंदी को महत्व नहीं देने वाले हैं, उन लोगों ने फिर अपने बहुमत को सिद्ध कर दिया और फिर वो अगले समय, अनिर्णित समय तक उसको लगा दिया गया कि जब तक हिंदी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, जब तक इंग्लिश भाषा को समाप्त नहीं किया जाता। इसी के कारण वर्तमान में भी हमारे भारत देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, लेकिन आज भी इंग्लिश राजभाषा के रूप में काम कर रही है। हालांकि राजभाषा एक औपचारिक रूप में और कागज पत्रों में हमारी हिंदी है, लेकिन कागज पत्रों में ही है औपचारिक रूप में, उसको कहीं ऑफिस वर्क में यूज नहीं किया जा रहा है। ऑफिस
जितने भी आपके कोई भी, चाहे वो टेक्निकल लाइन है, चाहे वो न्यायालय है, चाहे सरकारी कामकाज हैं, सारे के सारे आज भी आपको इंग्लिश में होते हुए दिखाई देते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि उस 1965 के बाद उस उपबंध को आगे तक बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से हमारी जो हिंदी है वो आज भी उस सम्मानित पद पर नहीं पहुंच पाई जो उसको पहुंचना चाहिए था। तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 343 जो है वो हमारी राजभाषा से जुड़ा हुआ है। तो उसके पहले जो खंड है उसमें देवनागरी लिपि से संबंधित संघ की जो राजभाषा है उसके विषय में जिक्र किया है, और दूसरा खंड जो 2 है उसमें क्या दिया है कि जो 15 वर्ष का अंग्रेजी का जो हिंदी देवनागरी लिपि के साथ जो उपबंध किया है उसका जिक्र किया है। अब देखिए संवैधानिक स्थिति, इसका मतलब कि संविधान में क्या दिया है, ध्यान रखना, जिसमें दिया है भाग 17 के अध्याय, भाग 17 के अध्याय 1 में क्या दिया है कि भाग 17 के अध्याय 1 में धारा क्या दिया है 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक क्या दिया है, राजभाषा हिंदी, हिंदी का उल्लेख किया गया है, राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना कि जो संवैधानिक स्थिति है वो अनुच्छेद 343 के खंड 1 में देवनागरी लिपि हमारे क्या है कि देवनागरी में लिखित हिंदी ही हमारे संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 के खंड 1 में वर्णन किया है, और 343 के खंड 2 में क्या लिखा है कि जो देवनागरी लिपि है उसके साथ 15 साल तक अंग्रेजी भाषा का अनुबंध तय किया था जो 1965 तक चला था, उसका जिक्र किया है। अब संवैधानिक स्थिति और जो है वो क्लियर कि भाग 17 संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से लेके धारा 351 तक क्या है, राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है, और हम हिंदी को हमारे राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। हमारी राजभाषा हिंदी को स्वीकृत कब किया गया था, जिसका जिक्र किया है कि 14 सितंबर 1949 राजभाषा को स्वीकार कब किया गया था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ध्यान रखना, इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। लेकिन जब बात आती है विश्व दिवस की, हिंदी विश्व दिवस, तो फिर वो डेट अलग है, ये नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्र दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को हमने हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, जिसका जिक्र संविधान की स्थिति भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक जिक्र किया गया है। अब देखिए इस भाषा जो है, अब ये जो भाषा है, हिंदी राजभाषा भी है, हिंदी राष्ट्रभाषा भी है। अब मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। दोनों ही क्या है, अरे दोनों ही हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। अब इसमें अंतर क्या है उसको समझ लो। अरे राजभाषा जो है वो क्या है कि राजभाषा संविधान में उल्लेखित की गई भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों कि इसका निर्धारण अलग तरीके से होता है कि राष्ट्रभाषा
कि जो राज्य सरकार जो अपना काम करती है, अपने स्टेट में काम करती है, तो जो कार्यालय है क्या है, सरकार क्या दिया है, सरकारी कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली भाषा क्या है? अरे राजभाषा वो है जो सरकार द्वारा स्वीकृत भाषा है। राजभाषा क्या है कि जो सरकार द्वारा स्वीकृत वो भाषा जिसका प्रयोग राजकाज के कार्यालयों में किया जाता हो, ये ध्यान रखें। सरकार द्वारा स्वीकृत ऐसी भाषा है जिसका सरकारी कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली भाषा होती है, वही राजभाषा होती है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि राजभाषा जैसे हमारी हिंदी है तो भारत के सारे ही राज्यों की भाषा हिंदी है, ऐसा नहीं, क्योंकि साउथ में अलग है, समझ लो। साउथ में तमिलनाडु है तो वहाँ की तमिल भाषा है, समझ रहे हो। चेन्नई में मद्रासी है, वहाँ की मद्रासी भाषा है। पंजाब की पंजाबी है। लेकिन जो उत्तर भारत के जो 10 स्टेट हैं उनकी सारी की क्या है स्थिति, राजभाषा हिंदी को ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि 10 स्टेट में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। अब तो ध्यान रखना कि राजभाषा क्या होती है। राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकार द्वारा स्वीकृत ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राजकाज के कार्यालयों में उपयोग किया जाता हो, वो क्या होती है, वो राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का निर्धारण है वो सरकार द्वारा नहीं होता, उसका निर्धारण राष्ट्र की जनसंख्या के आधार पर होता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा था कि राष्ट्र 10 स्टेट जो उत्तरी भारत के हैं, वो 10 स्टेटों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर बोलने वाली जो भाषा है वो कौन है, हिंदी। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, यही कारण है। तो ये क्या है कि आपको राष्ट्रभाषा, और राष्ट्रभाषा का मतलब है आपको क्या है कि जो दिया है। अब ये जो उत्तरी भारत का एरिया है, ये वाला जो उत्तरी भारत है, ये उत्तरी भारत में क्या है, उत्तरी भारत में 10 स्टेट है। ये 10 स्टेट, तो यहाँ क्या करती है, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है उत्तरी भारत में। और उत्तरी भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो कौन सी भाषा बोलती है, वो हिंदी भाषा बोलती है। इसीलिए जनसंख्या के निर्धारण के आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, ये ध्यान रखना। राजभाषा वो भाषा होती है जो राजकाज के कार्यालयों में उपयोग की जाती है, राष्ट्रभाषा राज कार्यालयों में उपयोग नहीं की जाती है, ये अंतर है, इसका ध्यान रखना। राजभाषा कौन सी है, जो सरकार द्वारा स्वीकृत ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राजकाज के कार्यालयों में किया जाता हो। और राष्ट्रभाषा कौन सी है, जो जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो होती है ना, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब भाषा के अलग अलग रूप दिए हैं, तो भाषा राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है, मानव भाषा भी है, संपर्क भाषा भी है। ये भाषा के विभिन्न रूप हैं, समझ रहे हो आप। तो मातृभाषा, अरे मातृभाषा जहाँ जन्म लेने हैं, जो हमारी मातृभूमि होती है, धरती माँ है अपनी, कि जहाँ हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम उसी भाषा को सीखते हैं।
मात शब्द लगा हुआ है। मात माने है माता, क्योंकि बालक सबसे पहले अपनी माँ के आंचल में रहता है और माँ के सानिध्य में रहकर ही अपनी भाषा सीखता है, वो मातृभाषा होती है। और जितने जो पढ़ाई है अपनी मातृभाषा में अगर होगी प्राथमिक स्तर पर, तो वो भाषा उतनी जल्दी से वो बच्चा सीखेगा और दूसरी की भाषा के बजाय। तो मातृभाषा भाषा का रूप है। मानक भाषा, मानक भाषा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े अधिकारी अफसर लोग हैं ना, उनकी जो भाषा होती है उसको मानक स्टैंडर्ड भाषा के नाम से जानते हैं, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह जो आते हैं। और ये क्या है? संपर्क भाषा। अब ये संपर्क जो भाषा है वो संपर्क भाषा हिंदी नहीं हो सकती ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप भारत के हैं, अगर आप ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन में तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। आप हिंदी बोलोगे वो कुछ नहीं समझ पाएंगे, समझ लो। न तो आप उनकी बात को समझोगे न अपन समझेंगे। चलो उसको छोड़ो, उसके बजाय हमारे भारत देश में ही अगर हम साउथ में जाएं, तमिलनाडु में जाएं या फिर मद्रास जाएं, तो वहाँ भी आप वहाँ की लोकल भाषा को नहीं समझ पाओगे, न आपकी भाषा को वो समझ पाएंगे। तो ऐसी भाषा में संपर्क सूत्र साधने के लिए आपको कौन सी भाषा प्रयोग करनी पड़ेगी? इंग्लिश भाषा। इसीलिए इंग्लिश आज तक पीछा नहीं छोड़ रही है। इंग्लिश बराबर हिंदी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आज भी चल रही है, क्योंकि संपर्क भाषा के रूप में इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश सब जगह बोली जाती है लेकिन हिंदी सब जगह नहीं बोली जाती है। तो हिंदी तो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है जो हम तक सीमित है, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में अकेली इंग्लिश भाषा आती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड को जोड़ने का काम करती है। समझिए, वो मैंने संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा लिख दिया था। भाषा के विभिन्न रूप होते हैं उसमें, लेकिन ये संवैधानिक स्थिति जो है वो आप ध्यान रखना कि भाग 17 के अध्याय 1 में क्या किया है? धारा 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के विषय में अपनी जानकारी दी है। अब उनको मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, नोट मैंने कर दिए हैं, आप भी अपने उस पर नोट कर लेना है, क्योंकि आपको टिप्पणी आनी है बीए पार्ट 3rd ईयर वालों को, तो थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लेना। तो देखिए, राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान ने स्वीकार किया, ठीक है, इसीलिए राष्ट्र दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अब आ जाओ अपनी धारा 343 से लेके 51 तक क्या क्या वर्णन किया गया है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, एंट्री करनी है, संविधान की स्थिति में दिखाना है। तो धारा 343 अनुच्छेद क्या है? 343 के अंतर्गत क्या लिखा है? संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, ये वर्णन किया गया है। धारा 343 में बताया गया है कि हमारे संघ की राजभाषा, हमारा संघ भारत जो राष्ट्र है ना, हमारा उसकी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। ये धारा 343 में बताया गया है। 344 में क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग और समिति का गठन जो किया गया है, किसका? राजभाषा के संबंध में। अरे राजभाषा जो हिंदी बनी है उसके विषय में जो आयोग बने हैं, जो समिति बनी है, जो संसद की जो समिति है जो बनाई है, उसके विषय में 344 वर्णन करता है कि राजभाषा को किस तरह से, क्योंकि 7 जून 1955 क्या दिया है? 7 जून 1955 को आयोग राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, जिसका कौन था? जी.बी. खैर। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था? जी.बी. खैर था। थोड़ा सा ध्यान रखना
तो 44 किसका वर्णन करता है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं उन सबका उल्लेख 344 में है। 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा, राजभाषाएं। अरे राज्य की राजभाषा क्या होगी, राजभाषाएं कौन सी निर्धारित करें या नहीं करें, ये चीज किस में दिखाई है? 345 में दिखाई है कि धारा अनुच्छेद 345 में कि एक राज्य जो है 345 में राज्य की राजभाषा कौन सी रखें या नहीं रखें इसका निर्धारण करना और राजभाषाएं के रूप में किस भाषा को चुनना है वो किसका काम है? 345 का काम है। 346 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 346 में बताया कि एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ पत्रादि का व्यवहार। अरे जो राज्य हैं दो राज्य एक दूसरे में पत्रादि का व्यवहार करते हैं ना, उसका वर्णन 346 में किया गया है कि एक दूसरे राज्य जिस भाषा का प्रयोग करेंगे ना वो 346 में दिखाया गया है पत्रादि का व्यवहार। 347 में क्या दिखाया है? किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर बोले जाने वाली भाषा का उपबंध 347 में है। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर, अरे जनसंख्या के आधार पर कोई राज्य की जो भाषा है उसका निर्धारण जो होता है ना वो 347 के अंतर्गत होता है, उस भाषा का उपबंध उसमें दिया गया है। 348 में ध्यान रखना कि उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के अधिनियम और विधेयकों के लिए भाषा का उपयोग किया गया है। तो 348 में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के अधिनियमों विधेयकों के लिए भाषा का प्रयोग कैसे करना है उस चीज का 348 में न्यायालय उच्चतम न्यायालयों की भाषा के विषय में लिखा गया है। 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां और अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया क्या दिया? 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां। अरे जो भाषा है उस भाषा से संबंधित कुछ विधि कुछ अधिनियम है ना, उनकी जो प्रक्रिया है संशोधन करने की उसको किस में रखा है? 349 में रखा है। और 350 में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अरे जो दिया है 350, अरे 350 में बात ये रखिए कि भाई जो राज्य है उस राज्य प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है ना वो अपनी मातृभाषा में दी जाए जिससे बच्चा उसको अच्छी तरह से समझ सके जल्दी से जल्दी। और साथ में ही क्या दिया है? अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकार। जो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनके जो विशेष अधिकार हैं उनको भी 350 में वर्णन किया है। साथ में क्या दिया है? आम जनता का पत्र व्यवहार। जो आम जनता होती है जो एक दूसरे के लिए पत्र व्यवहार करती है उसकी भाषा का 350 की धारा के अंतर्गत दिखाया गया है। और 351 लास्ट में 351 अनुच्छेद क्या दिया? हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रचार प्रसार। जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इसको विश्व स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए, वो प्रचार प्रसार करने का जो जिम्मेदारी है किसकी? संविधान की के द्वारा जो बताई गई स्थिति है तो वो 351 में वर्णित है। तो ये 343 से लेकर 351 तक की स्थिति संवैधानिक स्थिति मैंने आपको बता दी है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना और हर चीज़ को नोट कर लेना। और टिप्पणी आपको आ सकती है 90% आ सकती है आपको, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेना। संक्षिप्त रूप में मैंने आपको टिप्पणी आती है इसलिए संक्षिप्त ज़्यादा विस्तार से नहीं बताई है चीज़ें इसके लिए। और देवनागरी जो लिपि है उसके विषय में और हिंदी भाषा की समस्या और समाधान जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको दे पाऊँगा। जब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, राम राम जी। और एक जो चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा बराबर मेरा साथ दे रहे हो, मैं भी आपका प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से अच्छी चीज़ों को पहुँचाने का। तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।